यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन तमाम इलाकों के अंदर बहुत रेफ्यूजी स्पिल ओवर हुआ है, लेकिन अभी तक वो इंटीग्रेट नहीं हुए, किसी को नागरिकता नहीं मिली। और ये बिल्कुल इन सबके बीच प्रणय तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, और जो विमान इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बहुत मुमकिन है जिसको हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा और नजदीक आने दीजिए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो विशेष विमान है जिससे वो यात्रा करते हैं। आधुनिक और सबसे सुरक्षित विमान इस वक्त उतरने जा रहा है तेल अवीव में, राजधानी इजराइल, और यहां पर पहुंच रहे हैं जो बाइडेन। उनके पहुंचने के कई मायने हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो इजरायली पीएम नेतन्याहू से मिलेंगे बाइडेन, और अब से थोड़ी देर में तेल अवीव एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड करेगा। और ये सीधी तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं। और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस युद्ध का 12वां दिन है। ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, कैसे इस युद्ध का अंत होगा, हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है। और जो बाइडेन पर बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्या वो इस युद्ध को लेकर कोई समाधान निकाल पाएंगे या नहीं। दीपक जी, आपका रिएक्शन। 170 साल पहले फ्रेंच राइटर रॉ बैप्टिस्ट अल्फोंस कार ने कहा था, प्लूस आ चेंज प्लूस ए मैम, जितना बदलता है उतना वही है। अभी आपने बात की थी, आप बिल्कुल सही कहा प्रणय साहब ने कि पैलेस्टाइन को कौन चाहता है। यासिर अराफात का नाम सुना। मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था जब सऊदी अरेबिया ने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में कुछ भूमिका निभाई थी, और उस समय किंग फहद सऊदी अरेबिया के, उन्होंने रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा, मैंने आपकी बात मानी है, मुझे पैलेस्टाइन दे दीजिए। रोनाल्ड रेगन साहब, मैं वहीं पोस्टेड था, यस मिल गया आपको पैलेस्टाइन। उन्होंने यासिर अराफात को फोन किया जो बड़े लीडर थे, यू गॉट पैलेस्टाइन। यासिर अराफात कहते हैं तेरा भेजा फ्राई है, मुझे पैलेस्टाइन वाले कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे करने दो। यही हकीकत है वहां। बिल्कुल। और ये तस्वीर जरा प्रणय इसको आप डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि ये एयरफोर्स 1 है और ये सबसे आधुनिक विमान। देखिए, न केवल आधुनिक विमान है, इसकी इस समय तेल अवीव में लैंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। राम, इन तस्वीरों के साथ आप देखिए कि अमेरिका ने कितना फोर्स इस पूरे इलाके के अंदर उतारा है, क्योंकि ऐसे में जबकि इजराइल का तेल अवीव का जो एयर स्पेस है वो सबसे ज्यादा इस समय वोलेटाइल एयर स्पेस कहा जा सकता है। लगातार वहां मिसाइल जो है वो फायर हो रही है, रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, इस समय सायरन बज रहे हैं। ओलाफ शोल्ज जो कि जर्मनी के चांसलर हैं वो पहुंचे थे और उन्हें टारमेक के ऊपर ही नीचे लेटना पड़ गया क्योंकि सायरन अचानक से बज गए। ऐसे में अमेरिका ने भूमध्य सागर के अंदर यूएसएस आइजनहावर, यूएसएस जेराल्ड आर्ट, इसके अलावा 26 जो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है उसे उतारा है, जो कि स्पेशल ऑपरेशन कैपेबल है, और इसके साथ साथ जो अपने लड़ाकू विमान हैं वो इलाके के अंदर इंफ्यूज किए हैं। यानी जो इस समय इजराइल का एयर स्पेस है उसकी बहुत हद तक निगरानी इस समय अमेरिकन एसेट्स कर रहे हैं। उसके अलावा अमेरिका का जो आयरन डोम सिस्टम है जो कि उसने इजराइल को मदद के लिए दिया था वो इस समय हाइपर एक्टिव है। पूरा एयर स्पेस इस समय बंद होगा ताकि एयरफोर्स 1 वहां पर लैंड कर सके, और लैंडिंग के बाद ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल लैंडिंग हो चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि जो बाइडेन पहुंच चुके हैं इजराइल, उनका इंतजार किया जा रहा था। यहां से क्या चीजें बदलेंगी ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा देखना। हालांकि बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम भी ये चाहते हैं कि शांति दुनिया के हर हिस्से में हो, लेकिन वो किस कीमत पर हो ये तय करने के अधिकार में इस वक्त सिर्फ इजराइल है, और वो ही तय करेगा कि किस कीमत पर वो शांति चाहता है। क्या हमास को बख्शना चाहता है? जवाब है ना। लेकिन इसके बाद कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि कोई तो सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। कहां जाकर इजराइल की डिफेंस फोर्स रुकेगी? क्या कुछ समझाने वाले हैं जो बाइडेन, जो फोन पर बात नहीं हो सकती थी, वो कहने के लिए यहां पर आए हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं कि नहीं हम खड़े हैं तो इजराइल के साथ खड़े हैं। और ऐसे मौके पर भी बेंजामिन नेतन्याहू से वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ जब रशिया का युद्ध हुआ तो वहां भी जाकर, चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वो अपनी तरफ से ये दिखाते रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। हालांकि उसके परिणाम क्या होते हैं वो उस देश को ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं, लेकिन इजराइल जो है वो इस वक्त भुगत रहा है हमास के हमले को, लेकिन इसके बावजूद उस कैपेसिटी में है कि वो हमास को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर सके। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल नज़दीक से तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये वो एयरफोर्स 1 विमान जिसमें सवार है जो बाइडेन और पहुंच गए हैं तेल अवीव। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इजराइल में इस वक्त जो बाइडेन है, आगे क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। और लगातार यही सवाल उठ रहा है कि जो बाइडेन किस तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं और इस युद्ध में क्या अमेरिका का स्टैंड रहने वाला है। प्रणय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है, इट हैज
एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री, बहुत पुराना इतिहास है। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच एक सेटलमेंट भी हुआ जिसे टू स्टेट सोल्यूशन कहा गया। हमास उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करता है। हमास का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उनका एजेंडा है, और क्यों बार बार इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की जो एक वॉर लाइक सिचुएशन है वहां पर खड़ी हो जाती है? मलिका, ये इतिहास का ऐसा उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड विवाद है जिसके अंदर जितना पीछे जाएंगे उतना उलझते चले जाएंगे और आप हजारों सालों तक पीछे जा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन हमास का जहां तक सवाल है, इंतिफादा 1 यानी 1987 के साथ में इसका जन्म हुआ था और ये मानता है कि इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है जिसने कब्जा कर रखा है और उसे किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना है। यानी जिस तरीके से एम्बेसडर वोरा कह रहे थे कि इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है ये, और हमास चाहता है कि इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाए। एक सपना बेचा गया है कि एक दिन आएगा जब आपकी लड़ाई कामयाबी तक पहुंचेगी और इजराइल यहां से नक्शे से मिट जाएगा, चला जाएगा। ये नहीं होने वाला है, ये असलियत है। लेकिन फिर भी हमास इस लड़ाई को आगे लड़ रहा है, कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने की कोशिश है। इसके पीछे एक पॉलिटिकल प्रोसेस भी है। ये मामला इसलिए उलझता जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों को लग रहा था कि उनकी गर्दन पर सौदा हो चुका है। जिस तरीके से अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ 2020 के अंदर, और जिस तरीके से जो स्टेट्स हैं जिनके समर्थन से वो आगे बढ़ना चाहते थे उन्होंने सौदे कर लिए हैं, वो इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर रहे हैं, चाहे यूएई बहरीन हो और चाहे सऊदी अरब हो। वो अब इजराइल के साथ अगर टेबल पर बैठ के समझौते बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक कॉरिडोर बन रहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जब बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे थे तो आराम वो नक्शा लेकर पहुंचे थे जिसमें बड़ी शान से वो पूरा कॉरिडोर बता रहे थे कि कैसे एशिया को यूरोप तक जोड़ेगा, अमेरिका तक की कॉरिडोर जाएगा। तो ऐसे में फिलिस्तीन को लग रहा था कि उनका हित साधने वाला अब नहीं है, कोई उनकी परवाह नहीं करता है, और यही एक ट्रिगर पॉइंट भी था। बिल्कुल, हमारे साथ विशाल पांडे भी इस वक्त ग्राउंड जीरो से मौजूद है। लगातार हर एक रिपोर्ट उनके जरिए आप इजराइल की देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल, पहुंच गए हैं जो बाइडेन, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? देखिए, बिल्कुल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस वक्त तेल अवीव पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होगी। और यहां पर क्योंकि युद्ध अभी भी जारी है, 7 अक्टूबर से इजराइल हमास के बीच यह युद्ध चल रहा है और अमेरिका पूरा इस युद्ध पर नजर बनाए हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पर 2 बार दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री आ चुके हैं, और अब बाइडेन के आने का मतलब यही है कि आगे इस युद्ध का भविष्य क्या होगा। अमेरिका इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है, चाहे हथियार मुहैया कराने हो या फिर इंटेलिजेंस शेयर करना हो इजराइल के साथ में। लेकिन बाइडेन जब यहां पर पहुंचे हैं, जब उनकी मुलाकात होगी तो सबसे महत्वपूर्ण यही कि इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, यह युद्ध रुकेगा या और आगे बढ़ेगा। और दूसरा, जो बंधक बनाए नागरिक हैं इजराइल के, उनको छुड़ाने को लेकर क्या प्लान है। और तीसरा, जो हमें मानवीय सहायता बात की, क्योंकि क्रॉसिंग में अब तक खुली नहीं है, मानवीय सहायता नहीं पहुंच पा रही है, उसको लेकर क्या कुछ ऐलान आज यहाँ बाइडेन और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात की बात किया जाता है, इस पर नजरें रहेंगी। लेकिन बाइडेन का ये दौरा मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त चल रहा है इजराइल हमास युद्ध के कारण, उस पर पूरी तरह से प्रभाव डालेगा। इंतजार रहेगा इस मुलाकात के बाद जो साझा बयान आएगा उसमें इजराइल और अमेरिका की तरफ से क्या कहा जाता है। बिल्कुल, और विशाल आप नजर बनाए रखिए और लौटेंगे हम आपके पास। और इसी बीच ये तस्वीरें, प्रणय, ये तस्वीरें इस वक्त मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि इजराइल एक युद्ध क्षेत्र में इस वक्त तब्दील हुआ है। जबरदस्त वहां पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है। गाजा की अगर बात करें तो UNRWA की जो रिपोर्ट में ताज़ा जानकारी सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। और एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध भी अभी तक उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। फिर दुनिया का एक और हिस्सा है जहां पर युद्ध चल रहा है, युद्ध क्षेत्र में वो तब्दील हो गया है। ये पूरे विश्व के लिए कितने बड़े खतरे की बात है? देखिए मलिका, अगर आप देखें अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की 3 फॉल्ट लाइन कही जाती है। एक मिडिल ईस्ट, दूसरा रशिया और तीसरा साउथ चाइना सी, या कह लीजिए इंडो पैसिफिक का इलाका। और इन तीनों में देखें आप तो तीनों मोर्चों के ऊपर इस समय अमेरिका पिछले 3-2 सालों के अंदर देखें आप तो चाहे ताइवान का स्टेट क्राइसिस हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, या अब मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हो, उलझा हुआ इस समय अमेरिका नजर आ रहा है। और अमेरिका के सामने संसाधनों का भी एक चैलेंज है। एक तरफ उसे यूक्रेन की वॉर को भी फ्यूल करना है, उसको हथियार मुहैया कराना है, और यहां भी एक बड़ा संकट है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय पहुंचे, इन दिन तस्वीरों का आपने जिक्र किया और आराम ने जिक्र किया, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इजराइल इस समय युद्ध क्षेत्र है। उस युद्ध क्षेत्र के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंचे, कितना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के तमाम नेता, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ओलाफ शुल्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं वो पहुंचे हुए हैं, इवानुएल मैक्रों जो हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर। यानी हर कोई इस चाहता है और जानता है कि इस समय इजराइल के साथ खड़ा होना सिविलाइज्ड वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ 7 अक्टूबर की सुबह हुआ वो कतई अस्वीकार्य है और सबको इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी दहलीज तक आ जाए, और इसी को रोकने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें देखिए, दरवाजा खुल चुका है, बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा कुछ ही देर में उतरने वाले हैं। और ये भी देखना होगा कि उनको रिसीव करने के लिए वहां पर कौन पहुंचा हुआ है।
इसके भी काफ़ी मायने होते हैं और प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। वो समझने के लिए मैं दीपक बोहरा साहब के पास जाता हूँ। दीपक साहब, विशेष रूप से वैसे तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष आएँ, सम्मान की बात होती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट पहुँचे हैं इस सिचुएशन में, जबकि आप वॉर के से जूझ रहे हैं, तब भी क्या वो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे? डिपेंड करता है सर, होस्ट कंट्री कितनी अहमियत देना चाहती है इस विजिट को। अब आप जानते हैं कि जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, फॉरेन सर्विस 1973 में, 72 साल की मेरी उम्र है, 50 साल हो गए हैं सर्विस में, तो हम लोग, हमारे लीडर्स हमेशा एयरपोर्ट पर जाते थे विजिटर्स को रिसीव करने के लिए। उसके बाद ये फैसला किया गया कि एक मिनिस्टर को भेजा जाएगा जो रिसीव करेगा और फिर राष्ट्रपति भवन में अगले दिन सुबह उनका औपचारिक जो है ऑफिशियल वेलकम होगा। आप ये भी मालूम है कि जो बाइडेन भारत में भी आए थे तो एक मिनिस्टर उनको रिसीव किया है, बाद में उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, एटसेट्रा, सीधा बल्कि मीटिंग में गए थे। मुझे लगता है, जो अगर मैं जानता हूं इजराइल को, बिन्यामिन नेतन्याहू